नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआरबी एजुकेशन पर। दोस्तों, स्पेशल अपने जो अपन लोगों ने आर्मी अग्निवीर के लिए जो बैच स्टार्ट किया हुआ है उसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं। हमने पीछे वाली जो वीडियोस थी उसमें ज्योग्राफी को कंप्लीट कर दिया है। स्पेशल आर्मी अग्निवीर के लिए क्लासेस लगाई जा रही हैं और उसमें ज्योग्राफी जी उस कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें भारत का सामान्य परिचय, भारत के भौतिक प्रदेश, भूकंप, ज्वालामुखी, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और एक सौर मंडल टॉपिक को कंप्लीट किया है। इसके अलावा अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ग्लोब वगैरह टॉपिक था, मैंने भारत के सामान्य परिचय में स्थिति के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर दिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री के सिलेबस को लेकर के, और आपके हिस्ट्री के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज वाली जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं दो सभ्यताएं आपको एक साथ टॉपिक में करवाऊंगा। टॉपिक जो होगा आज का अपना वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। जितने भी दोस्त हैं उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन इस वीडियो से आपको पक्का आपके पेपर में पूछा जाता है। एक है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी आती है दोस्तों वैदिक सभ्यता। और जिन लोगों ने भी अभी तक पेपर दिए उनको पता होगा कितनी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता सिमिलरिटी में करते हैं। इनकी जो बातें स्टार्टिंग वाली है उनको लेते हुए आपने पढ़ा भी था, एक टॉपिक आता है इतिहास। इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है। ईसा मसीह के जन्म को आधार मान करके एक बीसी होता है और एक होता है सीई या एडी, कॉमन एरा अन्ना डोमिनो या बीसी बिफोर क्राइस्ट। ये ईसा मसीह के जन्म को आधार को मान करके दो भागों में बांटा जाता है इतिहास को। और ये जो इतिहास है इसमें एक तो होता है बीसी जिसमें अपन घटते हुए क्रम में लिखते हैं, और एक होता है दोस्तों सीई या एडी जिसमें हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो वही टॉपिक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का। यदि आपको ये सिर्फ आर्मी लेवल की ही क्लासेस हैं, ये वाली जो आपको अब डाल रहा हूँ हिस्ट्री के लिए मैं, यदि आपको इसे कुछ ज़्यादा डीपली देखना है तो यूट्यूब पर ही हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। पूरी हिस्ट्री उसमें करवाई गई है, पूरी पॉलिटिकल करवाई गई है। तो हिस्ट्री का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। पहला पॉइंट आता है इसमें समय को लेकर के। ये बीसी का अर्थ क्या था अभी मैं आपको बताया। सीई एडी का अर्थ होता है घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में समय का निर्धारण करने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लगभग समय बताया गया C14 कार्बन पद्धति के अनुसार वो ये आता है 2300 से लेकर के 1750 बीसी तक का जो समय है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का। इनकी सिमिलरिटी अपने पेपर में पूछी जाती है। वैदिक सभ्यता का जो समय आता है दोस्तों वो आता है लगभग 2500 से लेकर के और 1000 बीसी तक का जो समय आता है वो वैदिक सभ्यता का आता है। इसके अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। इसमें क्वेश्चन पूछता है ग्रामीण सभ्यता थी या एक शहरी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों, शहरी सभ्यता थी, या इसी को अपन बोल सकते हैं नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी, शहरी। तो वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता आएगी, ग्रामीण सभ्यता आएगी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, युद्ध प्रेमी थे या शांति प्रिय थे। तो ये लोग युद्ध प्रेमी ना होकर के शांति प्रिय थे, प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति को माता के रूप में पूजते थे। तो ये शांति प्रेमी या प्रकृति प्रेमी थे। और जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे ये युद्ध प्रेमी थे, क्योंकि एक युद्ध का उल्लेख मिलता है 10 राज्य युद्ध का, इस वजह से इनको कहा जाता है युद्ध प्रेमी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो धातु थी उस धातु का नाम था ताम्र कांस्य युगीन। तो इसको ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसमें तांबा और कांस्य धातु इनका प्रयोग होता था, जबकि वैदिक सभ्यता में लोहे धातु का प्रयोग होता था। तो इसको बोलते हैं लोह युगीन सभ्यता। ये ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी ये लोह युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पेपर में पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, मात्र सत्तात्मक थी या पितर सत्तात्मक थी। तो इसका आंसर क्या आएगा, मात्र सत्तात्मक थी। जबकि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो पितर सत्तात्मक आएगी आपकी वैदिक सभ्यता। ये अंतर ही पेपर में पूछेंगे आर्मी वालों में। यदि आपको थोड़ा सा इसका डीपली पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। वीडियो को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, वो आपको
6 नंबर पॉइंट है, समय हो गया, शहरी नगरीय सभ्यता थी, शांति प्रेमी थे या शांति प्रिय, प्रकृति प्रेमी, धातु ताम्र कांस्य का प्रयोग करते थे, ये मात्र सत्तात्मक थी। और वो कैसी सभ्यता आएगी आपकी, पितृ सत्तात्मक सभ्यता आएगी। इसी वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है। एक आती है दोस्तों इसमें उत्तर वैदिक सभ्यता और एक आती है इसमें पूर्व वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता और एक है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता। और सिंधु सभ्यता केवल एक ही भाग में बटी हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में। लास्ट पॉइंट आता है इसका निर्माता। इसके निर्माता कौन थे, तो इसके निर्माता थे द्राविड़ जाति के लोग, जो मध्य एशिया की एक जाति थी। और इसके निर्माता कौन थे, आर्य जाति के लोग, तो इसके निर्माता आर्य जाति के, दोनों ही मध्य एशिया के मध्य एशिया नार से आए थे। तो इनकी सिमिलरिटी जो है वो एक थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब इन दोनों को अलग लेकर चलेंगे अपन। सिंधु घाटी सभ्यता से और क्या क्वेश्चन पूछेगा आपके पेपर में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में से हम 4-5 पॉइंट याद करेंगे कि इसका विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो 3 देशों में हुआ। भाई शॉर्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि आर्मी में जितना पूछता है उतना ही करवा रहा हूँ। 3 देशों में हुआ। पहला है भारत देश, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा आता है अफगानिस्तान। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में फैली हुई थी, तो 3 देशों में फैली हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसके सर्वाधिक साक्ष्य या स्थल कहाँ से मिले हैं, ये जगह कहाँ से मिले हैं, तो जगह सर्वाधिक कहाँ से मिलते हैं भाई, भारत से लगभग 1000 के आसपास स्थल मिल चुके हैं। पाकिस्तान में इससे 500 के आसपास स्थल मिले और अफगानिस्तान में केवल 2 स्थल मिले हैं जी। अफगानिस्तान वालों को यही पूरा कर लेते हैं। अफगानिस्तान जो थे यहाँ पर एक स्थल मिला मुंडी काक और एक स्थल मिला सोर्त को गई, मुंडी काग और सोर्त को गई। ये 2 स्थल कहाँ से मिले हैं, इसमें अफगानिस्तान से मिले हैं। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये पूरी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो इसमें नदी और पॉइंट डाल देते हैं अपन, ऐड करते हैं 7वां पॉइंट नदी। यहाँ पर प्रमुख नदी किसे माना गया है, तो सिंधु नदी को यहाँ पर प्रमुख नदी के रूप में माना गया है। जबकि यहाँ पर प्रमुख नदी किसको माना गया है, तो सरस्वती नदी को प्रमुख नदी के रूप में माना गया है। जब पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई थी, तो जाहिर सी बात है सिंचाई भी कैसे करवाई जाएगी, नदियों से की जाएगी। लेकिन मुंडी काग एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर नदी से सिंचाई न करके नहरों से सिंचाई के अवशेष मिले हैं। तो एकमात्र नहरों से सिंचाई के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के कहां से मिले हैं, तो वो आएगा मुंडी काग से मिले हैं। ये अफगानिस्तान में पाया हुआ एक क्या है, स्थल है। तो अफगानिस्तान में मुंडी काग नामक एक स्थल है जहां पर एकमात्र ऐसा स्थान जिसमें नहरों से सिंचाई के अवशेष मिले। और सोर्त को गई से आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष यहां से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्ति के अवशेष, पतन या समाप्ति के अवशेष कहां से मिले हैं, तो सोर्त को गई से। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर के। एक बार इसका विस्तार थोड़ा सा और देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर में इसका विस्तार आता है जम्मू कश्मीर में। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी किनारा कौन सा था, तो जम्मू कश्मीर था। और जम्मू कश्मीर में भी स्थान था, उसका नाम था मांदा। मांदा कौन सी नदी के किनारे विकसित है, चिनाब नदी के किनारे। पूर्व में इसका स्थान जो मिला है वो यूपी में मिला है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। स्थान था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और यह स्थान कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ, तो हिंडन नदी किनारे विकसित हुआ है। ये नदी है चिनाब नदी। दक्षिण में इसका विस्थान दाइमाबाद था, दाइमाबाद। और ये दाइमाबाद स्थान कहाँ से मिलता है, तो महाराष्ट्र से मिला है। और नदी यहाँ पर कौन सी आती है दोस्तों, तो नदी का नाम था परवरा नदी, परवरा नदी। ऐसे एक एक 1 लाइन क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। पश्चिम में जो स्थान था वो है गुजरात,
और गुजरात में जो स्थल मिला उसका नाम है सूत का गेंडोर, सॉरी गुजरात अफगान, ये है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी एक प्रांत मिला है बलूचिस्तान प्रांत, यानी कि राज्य, और यहाँ पर जो स्थान मिला उसका नाम है सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर। और नदी का नाम है यहाँ पर दासक नदी, दासक नदी। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता का उत्तरी किनारा कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर मांदा स्थान है चिनाब नदी के किनारे। दक्षिणी किनारा महाराष्ट्र है, दाइमाबाद स्थान है प्रवरा नदी के किनारे। पूर्वी स्थान पूछे तो यूपी में है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम में कौन सा आता है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत का सूत का गेंडोर है दासक नदी के किनारे। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखिएगा इस पॉइंट का, सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण पूछेगा। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार आता है वो है 1600 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम जो इसका विस्तार आता है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कितना आता है, पूर्व से पश्चिम में आता है इसका 1400 किलोमीटर। तो सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व से पश्चिम 1400 किलोमीटर में फैली हुई थी, जबकि उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर में फैली हुई है, 1600 किलोमीटर में फैली हुई है। इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। बात करते हैं अब इसका भारत में विस्तार को लेकर के। तो भारत में विस्तार, भारत में विस्तार सिर्फ आप डायग्राम से याद कर लीजिएगा। सबसे पहला कौन सा आता है ऊपर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थान कौन सा मिला, मांदा। इधर पूर्व में यूपी, स्थान का क्या नाम है भाई, आलमगीरपुर। और इधर पश्चिम में जो स्थान मिला है उसका क्या नाम आता है, अब ये वही है लेकिन अब भारत की बात कर रहा हूँ तो गुजरात आ जाएगा। दक्षिण में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में स्थान का नाम अभी अभी पढ़ा था आपने, दाइमाबाद। जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब राज्य, पंजाब में आपको एक स्थल का नाम याद रखना है रोपड़। रोपड़ की एक विशेषता है, यहाँ पर व्यक्ति को कुत्ते के साथ दफनाने के अवशेष मिले हैं, यानी कि एक ऐसी समाधि मिली जिसमें व्यक्ति को कुत्ते के साथ दफनाया गया है, व्यक्ति को कुत्ते के साथ दफनाया गया है। उसके बाद हरियाणा, हरियाणा में आपको 2-3 नाम याद रखने हैं, एक है बनावली, एक कुणाल, एक दोस्तों राखीगढ़ी। बस नाम याद रखो, आपके आर्मी में नाम ही पूछता है। हरियाणा के बाद बात करते राजस्थान की। राजस्थान के स्थलों की बात करें तो एक है कालीबंगा, सबसे इम्पोर्टेंट है कालीबंगा का नाम। कालीबंगा का आपको 1-2 क्वेश्चन याद करने हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ी। एक पॉइंट ये। दूसरा ये है भूकंप के अवशेष कहाँ से मिले हैं, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा से मिले हैं। एक लाइन और याद करनी है तीसरी, कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी शहरी सभ्यता थी, लेकिन एकमात्र कच्ची बस्ती, एकमात्र गरीब बस्ती किसे कहा गया है, तो एकमात्र गरीब बस्ती या दीनहीन बस्ती, दीनहीन या अपन कह सकते हैं ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी, ये कालीबंगा थी। तो इससे आपको कालीबंगा याद हो जाएगी। 3 क्वेश्चन आपके आर्मी लेवल में पूछते हैं। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, लेकिन एकमात्र ग्रामीण बस्ती कौन सी आएगी, तो वो आएगी कालीबंगा। एक कालीबंगा याद करेंगे। दूसरा आता है भाई इसमें आहड़, तीसरा है गणेश्वर, और चौथी है बैराट। बैराट से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। गुजरात की बात करें तो यहाँ पश्चिमी किनारा जो आता है उसका नाम आता है लोथल। इस लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। लोथल को क्या कहा जाता है, लघु हड़प्पा, लघु हड़प्पा कहा जाता है लोथल को।
दूसरा मुर्दों की नगरी, लघु हड़प्पा या मुर्दों की नगरी भी कहा जाता है। एक गुजरात का लोथल हो गया, दूसरा गुजरात का अपन बात करते हैं। दूसरा गुजरात का एक स्थल याद रखना है आपको, सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा। बस भारत का इतना ही काफ़ी है। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। भारत में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, यूपी, महाराष्ट्र में आया। इधर ज़्यादा विस्तार आता है पंजाब में रोपड़ स्थल मिला, रोपड़ से व्यक्ति को कुत्ते के साथ दफनाने के अवशेष मिलते हैं। हरियाणा से 3 स्थल मिले, बनावली, कुणाल और राखीगढ़ी। राजस्थान की बात करें तो एक कालीबंगा मिला, एक आहड़ मिला, एक गणेश्वर मिला, एक बैराठ मिला। कालीबंगा की विशेषता पूछेगा, काले रंग की चूड़िया किसका अर्थ होता है? कालीबंगा का होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है भूकंप के अवशेष कहाँ से मिले सिंधु घाटी सभ्यता में? तो कालीबंगा से मिले। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जब शहरी सभ्यता थी तो एकमात्र गरीब बस्ती कौन सी थी? तो दोस्तों एकमात्र गरीब बस्ती यहाँ पर कौन सी आ जाएगी? तो एकमात्र गरीब बस्ती आएगी कालीबंगा। नेक्स्ट पढ़ा लोथल। लोथल को लघु हड़प्पा कहा जाता है, मुर्दों की नगरी कहा जाता है, और एक स्थल आप याद रख लो, सुरकोटड़ा गुजरात का। अब बात करते हैं भाई पाकिस्तान के स्थलों की। पाकिस्तान के स्थल ज़्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का खोज हुआ था। वर्तमान में पाकिस्तान में है ये, लेकिन उस समय तो कहाँ पर थे? भारत में थे। फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है और वन लाइनर ही क्वेश्चन आपके पेपर में इनसे पूछे जाते हैं। पाकिस्तान के स्थलों की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा हड़प्पा। हड़प्पा तो पाकिस्तान में 3 प्रांत आते हैं, पंजाब प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत और एक आता है भाई सिंध प्रांत। हड़प्पा इसमें आता है पहला हड़प्पा। स्थान वगैरह देखते हैं तो पहला पॉइंट आता है इसका स्थान। पाकिस्तान में आपको 3 स्थल याद करने हैं। एक का नाम है दोस्तों हड़प्पा, दूसरे का नाम है मोहनजोदड़ो, और तीसरा एक याद कर लो चन्हुदड़ो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और एक नाम याद करना है दोस्तों आपको चन्हुदड़ो। हड़प्पा की बात करें तो स्थान, हड़प्पा कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है मांटेगोमरी जिला। तो पाकिस्तान के मांटेगोमरी जिला, मांटेगोमरी जिले में ये मिली है भाई। दूसरा इसका पूछेगा नदी, कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? रावी नदी के किनारे। तीसरा पॉइंट पूछेगा कब खोजा गया ये? तो 1921 में खोजा गया। यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल है। सिंधु सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल। तो सबसे पहला कौन सा स्थल खोजा गया था? हड़प्पा। बस इतना से याद करेंगे। खोजकर्ता, इसको किसने खोजा था? तो खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। अगला पॉइंट 5वें नंबर पे आता है, यहाँ कुछ विशेषताएं पूछेगा पेपर में। तो क्या क्या मिली थी यहाँ से? तो आपको याद रखना है R37 कब्रें यहाँ से मिली। बस R37 कब्रें कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से मिली थी। एक याद रखिएगा, महिला के गर्भ से पेड़ को उगता हुआ दिखाया गया है। महिला के गर्भ से पेड़ उगता हुआ दिखाया गया है। बस ये लो जी आपकी हड़प्पा कंप्लीट। हड़प्पा पाकिस्तान के मांटेगोमरी जिले में मिली। नदी रावी, खोज 1921 में, खोजकर्ता दयाराम साहनी, विशेषता में R37 कब्रें और महिला के गर्भ से उगता हुआ क्या दिखाया गया है? पेड़ उगता दिखाया गया है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था। इतना सा आपके आर्मी में पूछेगा। हड़प्पा के बाद पाकिस्तान का दूसरा स्थल आपको याद करना है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वही है स्थान, पाकिस्तान में ही है ये भी, लेकिन वहाँ पर आपने एक बार देखिएगा मांटेगोमरी ज़िला था, और ये मांटेगोमरी जो ज़िला था ना पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ना आकर के पंजाब प्रांत में आता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटेगोमरी ज़िले में था भाई ये। और अब जो ये मोहनजोदड़ो जो आया है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में, अंतर ज़्यादा पूछता है पेपर में इनका। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में जो सभ्यता विकसित हुई उसका है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ क्या है भाई? मृतकों का टीला। एक अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान, उपजाऊ भूमि होने के कारण। सिंध का नखलिस्तान किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो कहते हैं। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज कब हुई थी? तो उसकी हड़प्पा की हुई थी 1921 में, ये खोजा गया 1922 में। इसको किसने खोजा था? हड़प्पा को खोजा था दयाराम साहनी ने, और दोस्तों इसको खोज करते थे राखलदास बनर्जी। ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राखलदास बनर्जी आपके पेपर के लिए, बाकी माधव स्वरूप वत्स भी इनके साथ थे। आगे बात करें मोहनजोदड़ो में यहाँ पर नदी कौन सी थी? तो नदी का नाम आएगा दोस्तों सिंधु। यहाँ सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। और हड़प्पा किस नदी किनारे विकसित हुई थी? रावी नदी किनारे विकसित हुई थी। अगला पॉइंट है इसकी विशेषता को लेकर के, जहाँ आपसे पूछे सबसे बड़ा राजपथ कहाँ पर मिला? तो उसे मोहनजोदड़ो में मिला। सबसे बड़ा राजपथ मोहनजोदड़ो से, राजपथ यानी सड़क वगैरह। सबसे बड़ा स्नानागार, ये भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे बड़ा अन्नागार भी कहाँ से मिला है दोस्तों? ये भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ पर 3 कांस्य धातु की मूर्ति मिली। किसकी मिली? कांस्य धातु की मूर्ति मिली है यहाँ से। कांस्य धातु की मूर्ति मिली। और कितनी मूर्तियां मिली है दोस्तों? 3 मूर्ति मिली। एक मूर्ति नर्तकी की है यानी नाचने वाली की, और एक मूर्ति योगी की मूर्ति है दोस्तों। योगी को अपन कह सकते हैं जैसे पुरोहित वगैरह या कोई सन्यासी वगैरह की मूर्ति है। और एक जो मूर्ति इसमें आती है कांस्य धातु की, वो आती है इसमें एक श्रृंगी बैल की मूर्ति, एक सींग वाले बैल की मूर्ति यहाँ से मिली है भाई। और तीनों कौन सी धातु की बनी हुई थी? ये कांस्य धातु की बनी हुई मूर्तियां थी। इतना सा आपको मोहनजोदड़ो में याद करना है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में जो सभ्यता विकसित हुई मोहनजोदड़ो है, 1922 में इसकी खोज की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। सिंधु नदी किनारे विकसित हुई थी। विशेषता सबसे बड़ा राजपथ, सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ा अन्नागार। कांस्य धातु की 3 मूर्तियां मिली है। एक मूर्ति नर्तकी की मूर्ति है, योगी की मूर्ति है, और तीसरी मूर्ति आती है एक श्रृंगी बैल की मूर्ति। एक श्रृंगी बैल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक सभ्यता और याद कर सकते हो आप इसमें, चन्हुदड़ो सभ्यता को, क्योंकि इसकी विशेषता से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही चन्हुदड़ो जो है स्थान आपसे पूछे तो वही सेम टू सेम आएगा जो पाकिस्तान मोहनजोदड़ो का आया था। तो पाकिस्तान में ही है ये। तो पाकिस्तान में अभी कौन से प्रांत में आएगा दोस्तों? सिंध प्रांत में। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थान भी सेम टू सेम ही आएगा, लरकाना जिला। थोड़ा सा डिफरेंस आप देखोगे, खूब आराम से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है इसकी खोज कब हुई थी? हड़प्पा की 1921 में, 1922 में खोज हुई थी मोहनजोदड़ो की। इसकी खोज हुई दोस्तों 1931 में। उसकी पहले वाली खोज दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। और खोजकर्ता चन्हुदड़ो के आते हैं MC मजूमदार। MC मजूमदार के द्वारा इनकी क्या की गई थी? खोज की गई थी चन्हुदड़ो सभ्यता की। चौथा पॉइंट आता है भाई इसमें कि जो चन्हुदड़ो जो थी ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो दोस्तों ये भी जो नदी आती है वो सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो सिंधु नदी किनारे विकसित हुई, जबकि हड़प्पा रावी नदी किनारे विकसित हुई सभ्यता थी। 5 इसमें विशेषता ले लेते हैं अपन भाई। सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी कहा जाता था इसे, ये इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी। सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी, सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी कहते हैं इसे। दूसरा पॉइंट, यहाँ से उद्योग धंधे कारखाने वगैरह मिले हैं। तो औद्योगिक नगरी थी ये क्योंकि यहाँ से कारखाने वगैरह मिले थे। अब किस किस चीज़ कारखाने मिले थे? मन के बनाने के, खिलौने बनाने के, वक्राकार ईंटें वगैरह बनाने के यहाँ से क्या मिले थे? कारखाने मिले थे। एक यहाँ से आपको याद रखना है लिपस्टिक, टिक्की, बिंदी वगैरह भी यहाँ से मिली थी। तो ये ज़्यादा पूछा जाता है। लिपस्टिक वगैरह कहाँ से मिली थी? यहीं से मिली थी, यानी कि महिला प्रसाधन सामग्री यहाँ से मिली है।
महिला प्रसाधन सामग्री। ये लो जी आपकी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट। जो सिंधु घाटी सभ्यता से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सामने इस प्रकार से है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। पहले स्टार्ट की सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2300 से 1750, इसका समय 2500 से लेकर लगभग 1000 बताया जाता है। और फिर 1000 में भी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा 1000 लिख दिया मैंने, 600 BC, और हाँ जी 600 BC के आसपास इसका समय आता है यहाँ पर। फिर ये उत्तर वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक सभ्यता में दो भागों में बटेगा। शहरी और नगरीय सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये शांति प्रिय, प्रकृति प्रेमी थे, युद्ध प्रेमी थे। ताम्र कांस्य धातु का प्रयोग हुआ। लोह युगीन सभ्यता थी। मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक सभ्यता। द्राविड़ जाति निर्माता, आर्य जाति निर्माता थे। नदी यहाँ पर सिंधु आएगी, वहाँ प्रमुख नदी दोस्तों सरस्वती नदी आएगी। उसके बाद हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों में आया? 3 देशों में आया। भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, 3 देशों में इसका विस्तार आया है। भारत में सर्वाधिक स्थल अभी तक मिले, लगभग 1000 से ज्यादा मिल चुके हैं। 500 के आसपास स्थल पाकिस्तान में मिले। अफगानिस्तान में केवल 2 मिले हैं, मुंडी काक और सोर्त को गई। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र वह स्थल जिसमें नहरों से सिंचाई के अवशेष होते हैं मुंडी काक है। सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो ये सोर्त को गई से मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी किनारा कौन सा था? जम्मू कश्मीर में मांदा स्थान जो चिनाब नदी किनारे विकसित हुआ। पूर्वी किनारा उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर आता है जो हिंडन नदी किनारे विकसित हुआ। दक्षिणी किनारा महाराष्ट्र का दायमाबाद है जो कौन सी नदी किनारे विकसित हुआ? परवरा नदी के किनारे। और दोस्तों पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में सूतगा गिंड और दासन नदी किनारे विकसित हुआ। यह सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी किनारा था। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण में लगभग 1600 किलोमीटर था और पूर्व से पश्चिम में 1400 किलोमीटर था। इतना सा आपके पेपर में इसके विस्तार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ा था हमने भारत में इसका विस्तार। तो भारत में वो जम्मू कश्मीर वाला सेम रहेगा, यूपी वाला सेम रहेगा, नीचे दक्षिण में महाराष्ट्र वाला भी सेम जाएगा, लेकिन पूर्व में चेंज हो जाएगा क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं अपन। पंजाब में यहाँ पर रोपड़ स्थल मिला जिसमें व्यक्ति को कुत्ते के साथ दफनाने के अवशेष मिले। व्यक्ति को कुत्ते के साथ, यहाँ साथ लिखा है भाई, के साथ दफनाया गया, इसके अवशेष मिले हैं। हरियाणा से बनावली, कुणाल, राखीगढ़ी, 3 स्थलों के नाम याद रखने हैं। राजस्थान से 4 स्थल हैं। कालीबंगा, ये काले रंग की चूड़ी, इसका अर्थ होता है भूकंप के अवशेष मिले। एकमात्र दीनहीन कच्ची बस्ती, ग्रामीण बस्ती कालीबंगा को कहा जाता है। उसके बाद आहड़ आती है, उदयपुर में राजस्थान में। गणेश और शिक्कर में आती है राजस्थान में। और बैराठ जयपुर में आती है राजस्थान के। लोथल गुजरात की याद करनी है जिसे मुर्दों की नगरी लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। सुरकोटड़ा यहाँ पर एक स्थल यहाँ से मिला है। उसके बाद दोस्तों अपन ने बात की थी पाकिस्तान के स्थलों की। पाकिस्तान के 3 स्थल अपने पेपर में पूछते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो को। हड़प्पा जो है कौन सी जगह पर स्थित है? तो पाकिस्तान के मांटेगोमरी जिले में, पंजाब प्रांत में। जबकि मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में विकसित हुए थे। ये नदी रावी आती है, उन दोनों में नदी सिंधु नदी आएगी। खोज 1921 में हुई थी, उसकी मोहनजोदड़ो की 1922 में और चनहुदड़ो की 1931 में। खोज करता इसके दयाराम साहनी है। उसके दूसरे वाले के मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी आते हैं और तीसरे के दोस्तों आते हैं आरसी मजूमदार चनहुदड़ो के। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजे गए स्थल कौन सा आता है? हड़प्पा आता है। हड़प्पा में कितनी कब्रें मिली थी? 37 कब्रें मिली थी। एक महिला गर्भ से क्या उगता हुआ दिखाया गया है? पेड़ उगता यहाँ पर दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो के बारे में जाना, इसकी विशेषता में सबसे बड़ा राजपथ, सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ा अन्नागार, कांस्य धातु की मूर्ति मिली है, एक बैल की मूर्ति मिली और एक संगी बैल की, एक सींग वाले बैल की मूर्ति मिली, योगी की मूर्ति मिली, दोस्तों नर्तकी की मूर्ति मिली। चनहुदड़ो के बारे में विशेषता हमने ये जानी है औद्योगिक नगरी थी, उद्योग धंधे मिले, कारखाने वगैरह मिले। यहाँ से किस किस चीज़ के कारखाने मिले हैं? तो आप बता सकते हो सर यहाँ से मनके बनाने के, वक्राकार ईंटें बनाने के कारखाने मिले, खिलौने बनाने के कारखाने यहाँ से मिले हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मर्तों का टीला किसे कहा जाता है और सिंध का नकलिस्तान किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ये आपकी भाई सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे बात करता हूँ वैदिक सभ्यता को लेकर के। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी सिमिलरिटीज़ थी वो मैंने वहाँ पर कवर कर दी है। अब जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ दोस्तों, ये वैदिक सभ्यता में जो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा विशेषताओं से रिलेटेड है। ध्यान से सुनिएगा। विशेषता से रिलेटेड पहला पॉइंट क्या आता है? वेद। वैदिक सभ्यता में पहला पॉइंट है जी वेद। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। वेद की संख्या कितनी है भाई? 4। एक डायग्राम सा बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से सब कुछ याद हो जाए विदाउट एनी डिस्कशन एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम भाई।
वेद कितने आते हैं? 4। चारों के नाम लिख देते हैं। सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा वेद कौन सा आता है? यजुर्वेद। तीसरा वेद है भाई इसमें सामवेद। और चौथा वेद आता है अथर्ववेद। बहुत कम दिन बचे हैं आपकी तैयारी को लेकर के, खूब मेहनत करो। जितना भी बता रहा हूँ, ज्योग्राफी जो पढ़ाई है उसको ज़रूर देखिएगा और पूरी ज्योग्राफी को याद करनी है आपको। पूरी हिस्ट्री जो करवा रहा हूँ आज से आपके पेपर के लिए करवाई जा रही है, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। यदि आपको डीपली पढ़ना है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो आप प्लेलिस्ट में जाए, यूट्यूब पर जा करके आप प्लेलिस्ट में जब VRB एजुकेशन की प्लेलिस्ट देखोगे तो वहाँ पर पूरी हिस्ट्री डिटेल से मिलेगी, पॉलिटिकल डिटेल से दी जाएगी, ज्योग्राफी डिटेल से दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा कम है, उतना बता रहा हूँ जितना आपके पेपर में आता है। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे भाइयों ज़रूर लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जितने क्वेश्चंस पेपर में आएंगे वो ही आपके सामने यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ मैं। यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये है वेद 4। क्या है भाई? ये वेद 4। अगला पॉइंट क्या कहता है? ये स्टार्टिंग के जो 3 है ना, इनको त्रिवेद कहा जाता है। स्टार्टिंग के तीनों को क्या कहा गया है? त्रिवेद। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? त्रिवेदों में कौन कौन आते हैं? तो त्रिवेदों में आते हैं ऋग्वेद, दूसरा कौन सा आएगा? यजुर्वेद, और तीसरा कौन सा आएगा? सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये त्रिवेदों में गिने जाते हैं। कौन सा त्रिवेद में नहीं गिना जाता? तो अथर्ववेद त्रिवेद में नहीं गिना जाता है। ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता है? तो दोस्तों ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का पुरोहित बताता हूं आपको मैं। ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता है? तो होता या होत्री होता या होत्री ऋग्वेद का पुरोहित है। यजुर्वेद का पुरोहित कौन है? अधर्व्यू। यजुर्वेद का पुरोहित होता है दोस्तों अधर्व्यू। सामवेद का पुरोहित कौन है? उद्गाता। और अथर्ववेद का पुरोहित भाई कौन आता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या है इसका? अथर्ववेद का पुरोहित है। उसके बाद दूसरा अगला पॉइंट कहता है इसमें किस चीज़ का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में उल्लेख किस चीज़ का मिलता है? स्तुतियों का उल्लेख मिलता है। स्तुतियों का संग्रह, स्तुतियों का इकट्ठा किसमें किया गया है? अब आप कहोगे सर स्तुतियाँ क्या होती है? तो भाई प्रार्थनाएं जो की जाती हैं उन्हें अपन स्तुतियाँ कहते हैं। तो स्तुतियाँ प्रार्थनाओं का संग्रह किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। दूसरा पॉइंट आता है यज्ञ और हवन का उल्लेख किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। संगीत का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? दोस्तों संगीत का उल्लेख आएगा सामवेद में। और काला जादू यानी कि वशीकरण वगैरह का, जादू टोना, घरेलू चिकित्सा, इन सब का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अथर्ववेद में आएगा। वैदिक सभ्यता के जितने भी सिमिलरिटी थे सिंधु और वैदिक के, एक साथ फर्स्ट स्लाइड में मैंने कर दिए थे। अगले क्वेश्चंस विशेषताओं पर हम पहुंच चुके हैं। वैदिक सभ्यता का पहला पॉइंट है वेद। वेदों की संख्या कितनी आती है? 4। 4 वेदों में से त्रिवेद किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को त्रिवेद कहा जाता है। त्रिवेदों में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो अथर्ववेद को दोस्तों शामिल नहीं किया जाता है। ऋग्वेद का पुरोहित होता या होत्री है। यजुर्वेद का पुरोहित अधर्व्यू है। उद्गाता किसका पुरोहित है? सामवेद का। और अथर्ववेद का पुरोहित कौन आता है? ब्रह्मा आता है। देवी देवताओं की पूजा या स्तुतियां प्रार्थनाएं कौन से वेद में आती है? ऋग्वेद में आती है। यज्ञ हवन का उल्लेख यजुर्वेद में है। संगीत का उल्लेख सामवेद में है। काला जादू, जादू टोना, घरेलू चिकित्सा का उल्लेख कौन से वेद में आता है? अथर्ववेद में आता है। थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में और अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन या पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन या पुराना वेद है भाई यहाँ पर ऋग्वेद। क्वेश्चन पूछेगा सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे लास्ट में जो लिखा गया है वो कौन सा आ जाएगा आपका? सबसे नवीनतम वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल मंडल कितने आते हैं? तो दोस्तों ये ध्यान से देखिएगा, कुल मंडल आते हैं 10। इन 10 मंडलों में सारे मंडल, जिनको अपन चैप्टर भी कह सकते हैं, ये 10 मंडल किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित किए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल मंडल हो गए, फिर आया कुल सूक्त कितने हैं? दोस्तों कुल सूक्तों की संख्या यहाँ पर आती है 1028। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितनी आती हैं? तो दोस्तों ऋचाओं की संख्या 10,462 या कहीं कहीं दी हुई है 10,581।
10,462 या 10,581। नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट और है, ऋग्वेद के 10 मंडलों में से तीसरा मंडल, ऋग्वेद के 10 मंडलों में से तीसरे मंडल में गायत्री महामंत्र का उल्लेख मिलता है। कौन से मंत्र का उल्लेख मिलता है दोस्तों? गायत्री महामंत्र का उल्लेख मिलता है इसके तीसरे मंडल में। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, भाई कौन से मंडल में? 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध हुआ था? 10 राज्य युद्ध। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के दोस्तों 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में यहाँ पर उल्लेख मिलता है सोम देवता का। किसका उल्लेख है? सोमदेव का उल्लेख है। और एक आता है दोस्तों ऋग्वेद का 10वां मंडल, थोड़ा सा बड़ा है वो। ऋग्वेद का 10वें मंडल में यहाँ पर ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में किस चीज़ का उल्लेख मिलता है भाई? पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। जिन भी भाइयों को समझ में आ रहा है, आपके लोकेश सर की मेहनत यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वही के वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे, कुछ भी बाहर नहीं मिलेगा, गारंटी देता हूँ। लेकिन कंटिन्यू पढ़ोगे आप तो ही आपको समझ में आएंगे। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। 10 मंडलों में से तीसरे मंडल में गायत्री महामंत्र का उल्लेख मिलता है। इसके 7वें मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है। 9वें मंडल में दोस्तों सोम देवता का उल्लेख मिलता है। और एक आता है 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। इस पुरुष सूक्त में क्या लिखा है वो सुनिएगा, छोटा सा पॉइंट है ये कहता है कि इस कोई पुरुष है, विराट पुरुष, जैसे विष्णु भगवान मान सकते हैं अपन। ये संस्कृत का एक सूक्त है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये सारे संस्कृत की भाषाओं में, वेद कौन सी भाषा में लिखे गए? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ आपके, तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा था मैं आपको कि कोई विराट पुरुष है या मान लो विष्णु भगवान है, उन विष्णु भगवान से यहाँ पर 4 प्रकार के लोगों की उत्पन्न हुए थे और उन्हीं से यहाँ पर क्या हुआ? वर्ण व्यवस्था बनी थी। कह रहा है पुरुष के मुख से, इस पुरुष के मुख से कौन उत्पन्न हुआ? तो दोस्तों पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए ब्राह्मण। पुरुष के मुख से कौन उत्पन्न हुए? ब्राह्मण। दूसरा पॉइंट कह रहा है पुरुष की भुजाओं से कौन उत्पन्न हुआ? भुजाओं से उत्पन्न हुआ क्षत्रिय। तीसरा पॉइंट है पुरुष के जांघों से कौन उत्पन्न हुए? तो भाई जांघों से जो उत्पन्न हुए उनको बोला वैश्य। और चौथा पॉइंट है यहाँ पर पुरुष जो है इसके पैरों से किसकी उत्पत्ति हुई है? दोस्तों पैरों से जो उत्पत्ति हुई है वो शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, जिस पुरुष सूक्त में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था बताई गई है। 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था बताई गई है। इसमें यह कहा कि एक पुरुष है, उस पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। उसकी भुजाओं से कौन उत्पन्न लेता है? क्षत्रिय उत्पन्न लेता है। जांघों से वैश्य उत्पन्न होते हैं और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। ब्राह्मण का कार्य क्या होता है? यज्ञ करना, हवन वगैरह करना, पढ़ना और पढ़ाना, यानी वेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, वेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त करवाना, ये शिक्षा वगैरह दिलाना काम किसका होता था? ब्राह्मण का। क्षत्रिय का काम क्या होता था? इनकी रक्षा करने का, सभी की, चारों की रक्षा करने का काम किसका होता था? क्षत्रिय का होता था। जांघों से निकलने वाले जो वैश्य होते थे उनको उस समय किसान मजदूर वगैरह बोला जाता था। तो वैश्य समाज जो था वो आज का किसान मजदूर है। पैरों से जिसकी उत्पत्ति शूद्र हुए, शूद्र का काम क्या होता था? इन तीनों की रक्षा करना, इन तीनों के मतलब सेवा वगैरह करने का जो काम होता था वो शूद्र का होता था। इतना सा आपको मेरे भाइयों दोस्तों वेद में याद करना है। वेद हैं 4, त्रिवेद में किसको शामिल नहीं किया जाता? इसका पुरोहित कौन होता है? किस चीज़ का यहाँ पर उल्लेख मिलता है? इसके मंडलों, सूक्तों और ऋचाओं के बारे में जानकारी लेनी है भाई। थोड़ा सा पॉइंट और बचा है आपका। वेद के बाद आते हैं वेदांग। ये तो पढ़ा था वेद, अब है वेदांग। वेद प्लस में अंग। वेदों के अंग कितने होते हैं? दोस्तों वेदों के अंगों की संख्या कितनी आती है? 6। उसके बाद आपको याद रखना है पुराण। पुराणों की संख्या कितनी आती है? 18 पुराण है। चौथा पॉइंट आता है भाई आपके पेपर में पूछेगा उपनिषद।
उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, और दोस्तों इन्हें ही कहा जाता है वेदांत। वेदों के अंत में लिखे गए थे, इसलिए इनका नाम पड़ता है वेदांत, और इनकी संख्या होती है 108। इनमें से दोस्तों उपनिषदों में से सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद कौन सा है? अब वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे यहाँ पर अपना कोई राष्ट्रीय चीज़ जुड़ी हुई है, इस वजह से सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है उसका नाम आता है मुंडकोपनिषद। सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद किसको माना गया है? मुंडकोपनिषद को माना गया है, जिस मुंडकोपनिषद से भारत का राष्ट्रीय वाक्य लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य लिया गया है। क्या है भाई भारत का राष्ट्रीय वाक्य? है सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा ही क्या होती है? जीत होती है। ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दूसरा दोस्तों इसमें एक उपनिषद इंपॉर्टेंट आता है जाबौली उपनिषद। ये जाबौली उपनिषद क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष होगी। कितने उम्र के होगा व्यक्ति? 100 वर्ष का होगा, जिसको हम 4 आश्रमों में विभाजित करेंगे। पहला आश्रम आएगा ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम है भाई इसमें गृहस्थ आश्रम, इसको अपन 6 से लेकर के 25 वर्ष, ये 26 से लेकर के 50 वर्ष। तीसरा आता है भाई इस टॉपिक का वानप्रस्थ आश्रम, जिसकी उम्र निश्चित कर दी गई 51 से लेकर के 75 तक। और चौथा है इसमें संन्यास आश्रम, जिसकी उम्र निश्चित कर दी गई 76 से लेकर के 100 वर्षों तक। ये आपका पॉइंट था दोस्तों वैदिक सभ्यता का, जो आपको याद करना है। वेद पूछेगा, वेदांग पूछेगा, पुराण पूछेगा, उपनिषद पूछेगा। 5वां पॉइंट और लिख देता हूँ, संस्कार पूछेगा। भारतीय सभ्यता में या वैदिक सभ्यता में कुल संस्कारों की संख्या बताओ। दोस्तों कुल संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार है भाई? 16 संस्कार है। यज्ञ कितने होते हैं? तो यज्ञ होते हैं 5। यज्ञों की संख्या कितनी आती है? 5। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिएगा, ऋणों की संख्या कितनी आती है भाई? तो आती है 3। ये था भाई आपका टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता का और वैदिक सभ्यता का। बड़ी ईजिली तरीके से मैंने आपके सामने इसको प्रस्तुत किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे आर्मी वालों, तो ज़रूर आप है ना लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास फैला दो इस वीडियो को। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना हमने इस टॉपिक में। फिर दूसरा टॉपिक आया अपना यहाँ पर, इसका विस्तार को देखा। फिर दोस्तों भारत में इसका विस्तार देखा, फिर पाकिस्तान में विस्तार, इसके स्थल वगैरह देखे हैं। फिर अपन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो के बारे में सामान्य से जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ी, वेदांग पढ़े, इनके बारे में जाना, और इनकी सिमिलरिटी जो है दोस्तों हमने पहले ही कवर कर ली थी सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को लेकर के। यदि दोस्तों अच्छा लगे तो फैला दो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।